नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में कृषि उपज मंडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि एसएसटी इकोनॉमिक्स थर्ड ग्रेड में लास्ट टॉपिक है। तो हमारा राजस्थान जो आपकी किताबें चलती हैं, उन किताबों में ये राजस्थान में कृषि उपज मंडी से संबंधित टॉपिक दे रखा था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भी थोड़ा विवरण उसके अंदर था, तो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा ये है। इसके अलावा जो शांता कुमार वाली, वेणुगोपाल वाली, वधावा वाली समितियां हैं, या जो राज्य स्तर पर सतर्कता समिति होती है, जिला स्तर पर होती है, उपखंड स्तर पर होती है, फिर जो उचित मूल्य की दुकान है उसके स्तर पर समितियां होती है वो। इसके अलावा किसान कलेवा योजना और एक जो मंडी श्रमिक कल्याण योजना से संबंधित और है, ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। तो ये इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो मैं एक्स्ट्रा, जो इसमें नहीं थी किताब में, वो मैं आपको एक्स्ट्रा करवा दूंगा। मतलब इस पीडीएफ के अलावा थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें करवा देंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने इसको किया भी नहीं है। ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो आप गाइड से पढ़िए। मैं आपको एनसीईआरटी की या जो हमारी स्कूल बुक्स में, जो राजस्थान बोर्ड की किताबों में 10वीं तक के लेवल का अच्छा मैंने मैटर पूरा करवाया है, और उसी कड़ी में ये लास्ट वीडियो है। मैं सारी वीडियो यहाँ पे करवा चुका हूँ। राजस्थान में कृषि उपज मंडी, सबसे पहले यही बता रखा है कि उपज मंडी क्या होती है। तो जहाँ पर किसान अपनी उपज बेचते हैं वो कृषि उपज मंडी हो गई। इससे संबंधित बातें आपको पता ही है, और यहाँ पर ये जो बातें हैं इसमें कोई प्रश्न बनने की संभावना यहाँ पर नहीं है। वहाँ पर एक समिति होती है, जहाँ पर भी आप मंडी में जाते हैं तो आपको द्वार पे ही लिखा हुआ मिल जाता है, कृषि उपज मंडी आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो समिति वगैरह के बारे में, ये कृषि उपज मंडी क्या है ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कृषि विपणन क्या है, अब विपणन में आपका उसका ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है, उसका प्रसंस्करण भी आ जाता है, उपज का भंडारण भी आ जाता है, ग्रेडिंग भी आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती हैं। जैसे खेत से मंडी में ले गया किसान तो उस परिवहन की आवश्यकता है, उसके बाद भी मंडी से उपभोक्ता तक पहुंचने में परिवहन की आवश्यकता है, उसका प्रसंस्करण करने की आवश्यकता है, उससे दूसरी प्रकार की चीज़ें भी बनती हैं। जैसे गेहूँ है, वो गेहूँ सिर्फ मतलब गेहूं के रूप में काम में नहीं आएगा, उस आटे से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। फिर उसका भंडारण जरूरी है, ग्रेडिंग आदि, तो ये सारा कृषि विपणन के अंदर आएगा। कृषि उपज मंडी यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक लाइन यहाँ पर याद रख लेना, ये सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासित समिति होती है। सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासित समिति, जो बिचौलियों के शोषण से किसान को बचाते हुए तोल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना, तो एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 1974 में इसकी स्थापना की गई। ये बाजार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करता है। किसान इन बाजारों में अपनी फसल ले जाते हैं, जिसकी बोली लगाई जाती है, उसके पश्चात सही दामों पर किसानों से बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भावों की जानकारी देने के लिए लाउड स्पीकर, आजकल तो ऑनलाइन वाला भी सिस्टम है, कई मंडियों के लिए ऑनलाइन भाव भी आप देख सकते हैं। ये उपज का मूल्य उसमें पता चल जाता है। कुछ विशेष इसके अंदर नहीं है, वो क्वेश्चन जो बन रहा था वो मैंने आपको बता दिया। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़तिये भी होते हैं। इसमें कुछ कच्चे आड़तिये होते हैं, कुछ पक्के आड़तिये होते हैं। जो कच्चे आड़तिये हैं वो क्या करते हैं, किसान से उसकी उपज का मूल्य का भुगतान कर देते हैं, अपना कमीशन काट के किसान को पैसे दे देंगे और फसल रख लेंगे। अब वो पक्के आड़तियों को दे देते हैं। पक्के आड़तियों का क्या काम है, जो पक्के आड़तिये हैं वो थोक व्यापारियों को या मिल वालों को के लिए उपज का क्रय करते हैं और उनको बेचते हैं। फिर वो कच्चे आड़तियों से लेकर और फिर मिल वालों को या जो थोक व्यापारी हैं उनको बेचते हैं। अब ये देखिए, मंडियों में खरीदारों से, जो भी व्यापारी हैं मंडियों के अंदर जो खरीदार हैं, उनसे बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। एक तो लाइसेंस फीस होगी उनकी, और इसके अलावा उनसे बाजार शुल्क वसूल किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है, मंडी की आय इसी से होती है, इन दोनों चीजों से, जिसका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। वैसे तो प्रावधान ये भी होता है कि मंडी के अंदर गोदाम भी होने चाहिए। यदि किसान को अपनी फसल का उपयुक्त दाम नहीं मिलता है तो वो वापस घर नहीं ले जाएगा, वहां पर क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो ऐसी सुविधा पता नहीं होता हमें तो सामान्य तौर पर, इसीलिए किसान कई बार क्या है, कम दाम में भी उनको बेचने पर मजबूर होना पड़ जाता है, क्योंकि जागरूकता का अभाव है। वैसे नियम यही है कि मंडी में किसानों के लिए भंडारण की सुविधा होनी चाहिए, जहां पर वो अपनी फसल रख सकें ताकि वो अगले या उससे अगले दिन बेच सकें।
ये देखिए ये जो बोर्ड की किताब में था वो तो मैंने लिख दिया, जैसे जोधपुर मंडी जीरे के लिए और कोटा की रामगंज मंडी धनिये के लिए और मेथी के लिए प्रसिद्ध है। वैसे बहुत सारी मंडियां हैं और आपको गाइड में पूरा विवरण भी मिल जाएगा, वैसे गूगल करते ही सब आ भी जाता है। तो यहाँ पर मैंने किताब वाली ही 2 मंडियों के बारे में लिखा है, बाकी कौन कौन सी मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। कृषि मंडी में किसान को क्रेता नहीं मिलते तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा, ये जो एमएसपी वाला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है सरकार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद भी करती है। और यदि आप थोड़ा बहुत भी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं तो आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य का पता होगा, जिसमें देखिए आजकल टोकन वगैरह कटाकर और सरकार द्वारा निर्धारित प्राइस पर सरकार फसलों को लेती है। तो ये हो गया, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। अब ये कृषि उपज मंडी समितियां के जो प्रकार है ना, वो हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने के लिए ये एमएसपी हो गया। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग, आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो सुना होगा, लेकिन ये एक नया टर्म इजाद किया है यहाँ पर शब्द ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की पहल के तहत कृषक कल्याण कोष की स्थापना की घोषणा की गई थी। 1 मई 2020 को राजस्थान सरकार ने राजस्थान कृषि उपज बाजार संशोधन अध्यादेश, ये उस समय की बात है जब केंद्र सरकार वाले जो 3 कृषि बिल आए थे और उस पर आंदोलन चल रहा था, उस समय की बात है। तो राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा 17 में परिवर्तन किया गया था। इस अधिनियम में जोड़ी गई नई धारा थी 17 क। इसके तहत मंडी समितियों को सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार लाइसेंस धारकों से कृषि उपज की बिक्री और क्रय पर कृषक कल्याण शुल्क वसूल करने का निर्देश दिया था। जो उपज खरीदते हैं मंडी के अंदर, और उनसे एक शुल्क लिया जाना है और उससे जो राशि इकट्ठी होगी वो किस में जमा होगी, कृषक कल्याण कोष में। जैसा कि आपको पता है कि अभी पिछला जो वित्तीय वर्ष था 2022-23 अभी खत्म होने वाला है, तो उसके अंदर सरकार ने किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया था, तो उसके संबंध में बातें थी। मंडियों द्वारा एकत्र कृषक, देखिए ये तो पहले ही हो गया है, अब उसमें बहुत सारी बातें कृषक कल्याण से संबंधित हैं, वो मैंने बजट की जो PDF करंट में दी थी उसमें आप देख लेना, वैसे भी आपके पास किताबें होंगी उसमें भी आप देख सकते हैं। मंडियों द्वारा एकत्र कृषक कल्याण शुल्क को इस अधिनियम की धारा 19 क के तहत स्थापित कृषक कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। याद रखना भी कौन सी धारा, ये 19 क संशोधन में ये नई धारा जोड़ी गई है। 21 सितंबर 2022 को राजस्थान, ये ऊपर करके लेता हूं मैं, राजस्थान विधानसभा में पारित विधेयक से राजस्थान कृषि उपज मंडी की धारा 17 क में संशोधन और नवीन धारा 17 ख और जोड़ी गई है। कब की बात है ये? 21 सितंबर 2022, जस्ट रिसेंटली। ये करंट का भी आपके पॉइंट है एक प्रकार से। तो कृषि उपज मंडी अधिनियम कब का चल रहा है? 1961 का, ये भी एक प्रश्न है। और इसकी धारा 17 क में संशोधन किया गया है और एक नई धारा 17 ख और जोड़ी गई है। राजस्थान कृषि विपणन निदेशालय जयपुर द्वारा 1 अप्रैल 2022 से कृषि उपज मंडियों में आड़त को एक बार फिर से 1.75% से बढ़ाकर 2.25% करने का, पहले भी 2.25% थी, वो कम करके 2.25 की गई थी 1.75, अब वापस बढ़ा के है उसको 2.25 कर दिया गया है, 2.25% कर दिया गया है। ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये तो राष्ट्रीय कृषि बाजार देखिए, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार। तो किसानों को अपनी फसल ऑनलाइन बेचने के लिए 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। और यदि राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में ई नाम की शुरुआत है वो रामगंज मंडी से हुई थी, रामगंज मंडी कोटा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। फिर 2022 में ऑनलाइन अपनी किसान उपज बेच सके, इसको बढ़ावा देने के लिए कृषक उपहार योजना, इसमें कि ऑनलाइन ही देंगे तो विभिन्न प्रकार के उपहार किसानों को दिए जाएंगे, ऑनलाइन अपनी फसल बेचने के लिए बढ़ावा देने के लिए किया गया था। कृषि उपज मंडी समितियां ये 5 प्रकार की, एक तो उत्कृष्ट श्रेणी की, फिर उसके बाद में क, ख, ग और घ, और इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो अलग अलग है। उत्कृष्ट और क में सदस्यों की संख्या है, और फिर उसके बाद में ख, ग और घ में सदस्यों की संख्या है वो अलग अलग है। उसमें निर्वाचित कितने हैं, मनोनीत कितने हैं, वो हमें थोड़ा सा देख लेना है। जैसे उत्कृष्ट वर्ग और वर्ग क की मंडी समिति में सदस्यों की संख्या 17 होती है, कुल सदस्य होते हैं इनमें 17, इसमें से 12 निर्वाचित और 5 मनोनीत, तो 12 और 5 17 हो गए। अब निर्वाचित में से भी 8 तो देखिए किसानों के प्रतिनिधि हैं, 2 व्यापारी या दलालों के प्रतिनिधि हैं, एक इसके अंदर तुलाईदारों, मापकों, सर्वेक्षकों, भंडागार पालों का प्रतिनिधि होता है, एक स्थानीय नगर निकाय या ग्राम पंचायत में यदि वो मंडी है तो ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि होता है। 5 मनोनीत में देखिए, एक तो हो गया विधानसभा का कोई सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित, एक जो मंडी क्षेत्र के जिस एरिया की वो मंडी है उस क्षेत्र की विपणन सोसाइटियों का एक प्रतिनिधि होगा। इसके अलावा मंडी क्षेत्र में स्थित कोई केंद्रीय सहकारी वित्तीय संस्था है
उसका एक प्रतिनिधि होगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 2 सदस्य और होंगे। तो इस प्रकार से ये 12 निर्वाचित और 5 मनोनीत, तो टोटल हो गए ये 17। फिर वर्ग ख, ग और घ मंडी समिति में, इसमें 8 निर्वाचित, कुल हैं 11, तो 8 निर्वाचित हैं तो 3 मनोनीत हो जाएंगे। 8 निर्वाचित में हो गए 6 तो किसानों के प्रतिनिधि चुने जाएंगे, 1 व्यापारी या दलालों का प्रतिनिधि चुना जाएगा, 1 स्थानीय नगर निकाय या ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि चुना जाएगा। और इसके अलावा 3 मनोनीत हैं, एक तो आपका विधानसभा का सदस्य हो गया, एक मंडी के क्षेत्र में जो विपणन सोसाइटी है उसका एक प्रतिनिधि हो जाएगा, एक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य हो जाएगा। तो 3 ही हो जाएंगे, 8 और 3 11 हो जाएंगे। अब मंडी समिति से संबंधित इसमें तो इतना ही दे रखा था, बाकी 1-2 योजनाएं हैं छोटी मोटी, वो हम देख लेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये। यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। आपने देखी होंगी उचित मूल्य की दुकानें, जहां पर बिल्कुल कम रेट के अंदर और विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे चावल, गेहूं, मोटा अनाज, चीनी वगैरह, पहले मिट्टी का तेल भी मिलता था, अभी नहीं मिलता, वो चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती थी। जैसे चावल का दाम है वो 3, 2, 1 और इस प्रकार से ना मिलती थी। अभी तो क्या है कि कोविड के बाद से जो योजना चल रही है केंद्र सरकार की, उसके तहत तो अभी फ्री दिया जा रहा है, यानी वो 3, 2, 1 रुपए लेते थे वो भी अभी नहीं लिए जा रहे, वो अनाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली है पीडीएस, यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की, मतलब गरीबों को उचित, जो जिनके पास बीपीएल कार्ड है या अंत्योदय कार्ड है, उनको कम दरों पर अनाज उपलब्ध करवाने के लिए ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज और अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंचे। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। देखिए, एक तो जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, इसके माध्यम से मैंने पहले भी आपको बता दिया था खाद्य सुरक्षा वाले में, इसके माध्यम से सरकार है वो फसलों की जो उपज है उसमें निर्धारित होता है। वैसे तो एक किसान के लिए भाई ये कोई 25 क्विंटल बेच सकता है, या गन्ने के लिए अलग होता है, तो वो जो सरकार खरीद करती है, जैसे अनाज की खरीद करती है, गेहूं की, चावल की, तो उसमें से ज़्यादातर हिस्सा तो किस में जाता है, ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत है सरकार देती है, एक तो उसमें। इसके अलावा स्कूलों में जैसे जो पोषाहार बनता है उसके अंतर्गत चला जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने ये भी बताया था कि ज़रूरत पड़ने पर सरकार है वो दाम यदि बढ़ने लगे किन्हीं अनाजों के, तो मार्केट में भी वो बेच सकती है यदि सरकार समझे कि उसके पास ज़्यादा है और दाम कम करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वो जो एमएसपी पे खरीद होती है वो काम में ले लिया जाता है। यहाँ पर आ गया। तो इसके बाद क्या है, ये उचित मूल्य की दुकानें होती हैं, उस पर वो पोस मशीन होती है, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, अंगूठा वगैरह लगा के, और जिसको जो लाभार्थी हैं उनको वो दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ विशेष है नहीं। यह काम है वो खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, एक ही विभाग होता है ये पूरा, इन तीनों को मिला के उसके द्वारा किया जाता है। उचित मूल्य की दुकान क्या है, सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी का तेल, गेहूं आदि, अब मिट्टी का तेल तो बंद हो गया, आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध करवाती है। उचित मूल्य की दुकानों की नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण और निगरानी, ये सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि भाई ये जो जिम्मेदारी है आपको दे देने में से कुछ बात है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, यानी ये जो उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क बनाना, यानी गांव-गांव में, पंचायत में, शहरों में, वार्डों में उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्न का वितरण करना, राशन कार्ड जारी करना और उनके कामकाज की निगरानी रखना, उनका पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन करना, ये सारा काम राज्य सरकार का है। इसके माध्यम से ये जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं मासिक आधार पर, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, उससे बायोमेट्रिक पहचान दर्ज करवा के किसानों को दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें और कोई ज़्यादा बात है नहीं। सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जाता रहा है, और इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री की काला, ये जो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम चला है, इससे थोड़ी सी क्या है कि जो पहले क्या है किसी के नाम चढ़ा के उसको कम दे देते थे या ऐसे फर्जी नाम चलते थे, उस पर थोड़ी सी रोक लगी है। राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। खाद्य एवं सहायता विभाग 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
पृथक रूप से अस्तित्व में आएगा। तो ये 1964 से ये विभाग बना है, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग। फिर इसमें उपभोक्ता, जैसे उपनाम आया था ना, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग व उपभोक्ता मामले, तो पूरा एक विभाग है, इसका एक मंत्री होता है। तो ये हो गया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। तो इसका नाम हो गया खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग। इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गई थी। राज्य में पृथक पृथक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए पृथक पृथक रंगों के राशन कार्ड दिए जाने की व्यवस्था है। कोई नीला, हरा, ये इस प्रकार के कार्ड हैं, या 4-5 रंग आप याद रख लेना के। यदि एपीएल में है, जो बीपीएल में नहीं है वो एपीएल में है, और या तो बीपीएल है, और बीपीएल के बाद में भी जो अत्यंत गरीब हैं वो अंत्योदय में आ जाते हैं। तो एपीएल में 2 प्रकार के हैं। यदि डबल गैस सिलेंडर है किसी के पास तो उसका राशन कार्ड होगा नीले रंग का, और यदि सिंगल गैस सिलेंडर धारक है तो उसके राशन कार्ड का रंग होगा हरा। जो बीपीएल में है, सेंटर वाले बीपीएल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके कार्ड का रंग होगा, राशन कार्ड का रंग गहरा गुलाबी, जैसा कि यहाँ पर मेरा पेन चल रहा है। और स्टेट बीपीएल वाले हैं उसका होगा गहरा हरा रंग। अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड का रंग होता है पीला। जो अवधारणा मैंने आपको बताई थी कि गरीबों में से भी अत्यंत गरीब छांटे गए अंत्योदय, उनका कार्ड अलग होता है। तो ये देखिए, जैसे इसमें बताया कि सीधे अक्षर हैं वो तो स्कूल की किताब से लिए गए हैं, जो टेढ़े अक्षर हैं वो मैंने अलग से लिए हैं। अब इसमें कुछ चीजें और आ जाती हैं, वो भी हम साथ साथ कर लेते हैं। जैसे कि कुछ चीजें यहाँ पर थी, मैं इसको बंद कर देता हूँ और पीपीटी खोल लेता हूँ मैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, अब ये है, और वो कुछ जो मैंने आपको समितियां वगैरह बताई उससे संबंधित चीजें हैं, वो मैंने नोट्स अलग से बनाए हैं उसके, और अभी मैं लिखा ही था मैंने जस्ट पहले, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह जो मैंने टेस्ट लिया था ऐप के ऊपर उसमें मैंने क्वेश्चन शामिल कर दिए थे, लेकिन मैंने सोचा हूँ इसमें लिखवा देता हूँ। देखो मेरा पूरा डिटेल मुझे याद नहीं है, मैं इसमें बीच बीच में देख देख के आपको बताऊंगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक बार इधर देखूँ एक बार इधर देखूँ, मेरे हाथ में नोट्स हैं, और उसी में से मुझे जो जरूरी चीजें लगी, जो मैंने सोचा कि नोट्स में तो नहीं लिखी मैंने क्योंकि वो स्कूल बुक्स में नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि अभी विद्यार्थियों को ये करवानी चाहिए। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, अब ये देखिए 2019 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, 2019 में। और जब शुरू की गई तो सरकार का ही टारगेट था कि उनको लगा कि भैया हमें 31 मार्च 2022 तक इसको पूरा कर लेंगे। लेकिन 31 मार्च 2022 तक सरकार को बाद में समझ में आ गया कि भाई इतनी जल्दी पूरा होने वाला काम नहीं है कि पूरे देश के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था इस प्रकार से लागू कर दे। तो उन्होंने इसको बढ़ाकर कर दिया बहुत आगे तक, 30 जून 2030 तक अब ये पूरी करनी है। तो कब शुरू हुई है और ये कब तक का इसका लक्ष्य रखा गया है, ये आप याद रखें। इसके अलावा कहां पहले शुरू हुई, लास्ट में कौन जुड़ा, राजस्थान किस नंबर पर जुड़ा, ये थोड़ा सा और देख लेते हैं। और देखिए सबसे पहले ये 4 राज्यों में शुरू हुई, जिसमें 2 देखिए बिल्कुल पड़ोसी हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, और इसके अलावा 2 पड़ोसी और हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 4 राज्यों में, टोटल 4 राज्यों में ये सबसे पहले शुरू हुई थी। अभी सब में हो चुकी है। अभी लास्ट जो 36वां, क्योंकि 28 आपके राज्य हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 36वां है वो है असम। 36वें लास्ट नंबर पर ये असम इसमें जुड़ा है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ में। इसके अलावा इन्होंने एक ऐप बनाई, मेरा राशन ऐप। मेरा राशन ऐप तो मतलब ऐप है ही, नाम नहीं है, मेरा राशन आप नाम मान लो, तो इससे संबंधित है वो ऐप। क्या बनाई, मेरा राशन ऐप। अब ये राजस्थान की इसमें बात करें तो राजस्थान था 12वां राज्य था राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाकर मैं 36 की बात कर रहा हूं टोटल, तो राजस्थान 12वां राज्य था। और ये हुआ है फरवरी 2021 में। फरवरी 2021 में राजस्थान वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ा है। देख लेता हूं मैं कोई चीज छूट न जाए इसके अंदर। हो गया ये, ठीक है। उसके बाद में वेणुगोपाल वधावा समिति, और ये समितियां हम और कर लेते हैं। एक ये पहले देखो किसान कलेवा योजना, अब इसमें तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना याद रख लो, जो कृषि उपज मंडियां हैं राजस्थान से संबंधित योजना है दोनों। कलेवा से संबंधित आप भोजन से संबंधित बात हो गई, नाम से ही स्पष्ट है कि जो किसान आते हैं मंडी में उनको रियायती दर पर भोजन उपलब्ध करवा दिया जाए, उसके लिए 2014 में ये योजना शुरू की गई। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, इसमें श्रमिकों के कल्याण के लिए कुछ राशि निर्धारित की गई थी। जैसे कैश श्रेणी की मंडियां है उसमें 1000 रुपये, और खै श्रेणी की मंडी उसमें 500 रुपये, और जो गै और घै श्रेणी की मंडी उसमें 300 रुपये, इस प्रकार की थी ये योजना 2015 में। ठीक है, ये 2 योजनाओं की थोड़ी सी डेट आप रख लेना, और इसमें कोई विशेष मुझे लगा नहीं। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
ये जो 2-3 एक समितियां हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समितियां हैं, ये और आप देख लो। ये वेणुगोपाल समिति, इसका सन आप देख लेंगे 1994, 1994। और ये समिति किससे संबंधित है, कौन कौन सी समिति है, उसकी रिपोर्ट में थोड़ी कोई जरूरी बात है तो वो हम थोड़ा सा इसके अंदर देख लेते हैं। तो आर वेणुगोपाल की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्रीय निर्गम मूल्यों के निर्धारण के लिए, केंद्रीय निर्गम मूल्य, इसके निर्धारण के लिए ये एक समिति बनाई गई थी 1994 में के वेणुगोपाल की अध्यक्षता में। अब ये केंद्रीय निर्गम मूल्य क्या है, जैसे कि आपको पता है अभी तो कोविड के कारण मैंने आपको बताया फ्री में अनाज दिया जाता है, 2020 के बाद से फ्री चल रहा है अभी, और अगले वर्ष तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन जैसे पहले गेहूं है वो 2 रुपये, चावल 2 रुपये, गेहूं 1 रुपये, नहीं सॉरी, चावल 3 रुपये, गेहूं 2 रुपये और मोटा अनाज 1 रुपये किलो के हिसाब से दिया जाता था। ये निर्गम मूल्य है, तो ये इन्होंने निर्धारित नहीं किए। ये निर्गम मूल्य 3, 2, 1 रुपया जो है चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए, ये तो जो 2013 का आपका NFSA है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है NFSA, उसके तहत ये रेट निर्धारित की गई है। इन्होंने वेणुगोपाल समिति की ये इसी प्रकार रेट निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय निर्गम मूल्यों का निर्धारण करने के लिए ये समिति बनाई गई थी, ये आप याद रखें। ये रिटायर्ड जस्टिस थे वधावा, इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। तो इन्होंने अपनी जब रिपोर्ट दी 2010 में, तो इन्होंने भ्रष्टाचार कम करने के लिए सुझाव दिया। भाई ये बातचीत चल रही थी कि जो उचित मूल्य दर की दुकानें हैं वहाँ पर भ्रष्टाचार खूब होता है, और जो जिन तक अनाज पहुँचना चाहिए, चीज़ें पहुँचनी चाहिए, वहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं। तो इन्होंने भ्रष्टाचार कम करने के लिए सुझाव दिया कि जो उचित मूल्य वाली दुकानें हैं, इनका पूरा नियंत्रण है वो सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। तो 2010 में इनकी रिपोर्ट है। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कम करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सरकार को पूरा नियंत्रण है, वो इन सार्वजनिक वितरण वाली जो उचित मूल्य वाली दुकानें हैं, इन पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद में है शांता कुमार समिति, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय खाद्य निगम है, उससे संबंधित इन्होंने कहा कि जो राज्य विभिन्न इलाकों में खरीद कर रहे हैं अपने स्तर पर, जिनको MSP के आधार पर कई स्टेट भी खरीद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सेंटर के लिए संस्था ही है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीद करती है। तो उन्होंने कहा कि जिन राज्यों ने पर्याप्त अनुभव कर लिया है ये जो MSP के आधार पर खरीद का, तो वो MSP के आधार पर खरीद का पूरा काम है उन राज्यों को ही सौंप दिया जाना चाहिए, FCI को उस काम से हटा दिया जाना चाहिए। यानी धीरे धीरे क्या करना चाहिए, जो स्टेट इसमें पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर चुके हैं तो वो खरीद का काम उनको दे देना चाहिए MSP के आधार पर। तो ये शांता कुमार समिति है, 2014 में गठित हुई थी और 2015 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो ये शांता कुमार कमेटी से संबंधित बात हो गई। तो इसकी प्रमुख सिफारिश यही है कि जो गेहूं, चावल आदि की खरीद का कार्य है उन राज्यों को सौंप दिया जाना चाहिए जिन्होंने इसमें पर्याप्त अनुभव कर लिया है। ये हो गया। अब इसमें 2 चीजें और थी, वो शायद मैंने बता भी दी थी किसी में आपको। एक तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब हुई, और एक संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब हुई। शायद किसी वीडियो में मैंने खाद्य सुरक्षा वाले में लिखवाया था ये लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और एक संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इनकी शुरुआत कब हुई है शायद मैं भूल गया हूँ, तो आप लिख लेना। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये तो 1997 में, और संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये 1992 में शुरू की गई थी। पता नहीं अभी पीछे बताया है कि नहीं खाद्य सुरक्षा में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने खाद्य सुरक्षा के नोट्स में ये दिया था। राजस्थान राज्य खाद्य और आपूर्ति निगम, ये एक और लिख लेना, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया हुआ है, राजस्थान राज्य, क्योंकि नोट्स में आप ऐड कर लेना। इस नोट्स में वैसे जो बच्चों ने प्रिंट करवा रखे हैं उसमें नीचे इतनी जगह है, जैसे मैंने भी ये जो नोट्स थे ना अपने, उस नोट्स के नीचे ये लिख रखा है, उतनी जगह इसके अंदर थी, और उस जगह में ये छोटा मैंने लिखा, सारा आ गया, आपके भी वहां पर आ जाएगा, तो आप उसके अंदर लिख लेना। राजस्थान राज्य खाद्य व आपूर्ति निगम, खाद्य व आपूर्ति निगम, इसकी स्थापना हुई 2010 में। ये थोड़ा सा आप इसके अंदर लिख लेना, ठीक है। अब इसके बाद में सतर्कता समितियां, जो 4 स्तरों पर सतर्कता समितियां स्थापित की जाती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो इसका अध्यक्ष, इसमें देखो कुछ चीजें हैं, राज्य स्तर वाला में थोड़ा सा हमें ज्यादा डिटेल याद रखनी है,
तो मैं थोड़ा सा इसका विस्तार से लिखूंगा। तो इसका अध्यक्ष होता है जो खाद्य एवं आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों का जो मंत्री होता है, खाद्य व आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों का जो मंत्री होता है, पूरा आप लिख लेना, वो इसका अध्यक्ष होता है। और इसका जो उपाध्यक्ष, नहीं सॉरी उपाध्यक्ष बता रहा हूं मैं, सदस्य सचिव, इसका जो सदस्य सचिव होता है वो होता है आपका अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, वो इसका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा इसमें और क्या याद रखना आपको, ये एक स्थायी समिति है। क्या है ये? स्थायी समिति। सामान्यतः इसकी बैठक है वो 3 माह में होती है, 3 माह में इसकी बैठक आयोजित होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 2 बैठक के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, इससे पहले तो हो जानी चाहिए। 2 बैठक में 6 माह से ज्यादा का अंतर न हो। ये चीजें आप इसके अंदर थोड़ी सी नोट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जब भी इसकी, वैसे तो ये एक स्थायी समिति है, लेकिन जो खाद्य और आपूर्ति मंत्री द्वारा जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो जो मनोनीत किए जाते हैं, सदस्य नियुक्त किए जाते हैं खाद्य और आपूर्ति मंत्री के द्वारा, उनका सदस्य का 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। वैसे ये समिति स्थायी है, लेकिन इनका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके अलावा जब भी इनकी बैठक हो तो 1/3 सदस्य उपस्थित होने आवश्यक है। ये कोरम हो गया इसका, 1/3 सदस्य उपस्थित होने आवश्यक है बैठक के अंदर। तो ये इससे संबंधित कुछ बात है। जिला स्तर की जो समिति है, इसका अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर, और इसका जो सदस्य सचिव होता है, कहीं कहीं पर आपको इसका उपाध्यक्ष नाम भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो सदस्य सचिव होता है वो होता है जिला रसद अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, ठीक है। ये 2 बातें इसके याद रख लेना। तहसील स्तर पर आप अध्यक्ष का नाम याद रख लोगे तो काफी है। जो अध्यक्ष होता है वो उपखंड अधिकारी होता है, उपखंड अधिकारी। और उपखंड अधिकारी कौन होता है आपका? ये जो आप SDM जिसको बोलते हो ना, उपखंड मजिस्ट्रेट, तो ये अध्यक्ष होता है इसका उपखंड अधिकारी। और दुकान स्तरीय समिति यदि हो तो यदि ग्राम पंचायत में है तो सरपंच हो जाएगा, यदि ग्राम पंचायत में है तो उसका अध्यक्ष हो जाएगा सरपंच, और यदि शहरी क्षेत्र है तो उसका हो जाएगा पार्षद, वार्ड पार्षद, उसका अध्यक्ष हो जाएगा वार्ड पार्षद। तो इस प्रकार की ये छोटी छोटी डिटेलिंग है, ये आपको जरूर इसमें देख लेनी चाहिए। बाकी इसमें कुछ विशेष है नहीं। बाकी मैं देख लेता हूँ, देखो कोई भी चीज़ इसमें छूट ना जाए जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी है। एक देखिए जो बात आई थी उसमें मैंने, वैसे टेस्ट में मैंने लिख दिया है, लेकिन कई बच्चों के पास टेस्ट सीरीज हो सकता है नहीं हो, तो उचित मूल्य की जो दुकान है वो किसको आवंटित की जाती है? उचित मूल्य की दुकान आवंटित करने के लिए कुछ शर्तें हैं। एक तो उसकी योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता है कि वो स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा उसकी आयु है वो 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उचित मूल्य की दुकान का आवंटन जिसको होगा तो उसके लिए अप्लाई करेगा वो व्यक्ति 21 से 45 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, 2 से कम बच्चे होने चाहिए उसके, 2 या 2 से कम, 2 से कम उसकी संतान होनी चाहिए। इसके अलावा वो उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहां पर के लिए वो दुकान स्थापित कीजिए। मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत की दुकान है तो उस ग्राम पंचायत के लोगों के लिए वो उचित मूल्य की दुकान स्थापित की गई तो वो व्यक्ति उस ग्राम पंचायत का होना चाहिए। ऐसे ही जिस शहरी क्षेत्र के लिए वो दुकान जिस एरिया के लिए बनाई गई है तो वो व्यक्ति उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। तो ये शर्तें हैं इसकी। अब देखिए यदि आवेदन करने वालों में कोई भी व्यक्ति यदि स्नातक पास नहीं है तो छूट देकर 12वीं वाले को भी दुकान का आवंटन किया जा सकता है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री के स्तर पर, जैसे अभी 4-5 दिन पहले न्यूज आई थी कि लगभग 66 या 67 मामलों में शिथिलता दी गई है उचित मूल्य की दुकानें आवंटित करने के लिए। तो मुख्यमंत्री के स्तर पर और किसी भी प्रकार की छूट दी जा सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर उचित मूल्य की दुकानों के लिए ये नियम या पात्रता की शर्तें दी हुई होती हैं। तो बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा विशेष बचा है। और डिटेलिंग तो देखिए आपकी जो गाइड्स हैं उसमें काफ़ी सारी दी हुई हैं, लेकिन मुझे लगा इसके अंदर, अब देखिए कुछ विद्यार्थियों का ऐसा, एक दिन मैंने पहले भी ऐसे कुछ बताया था तो उन्होंने कहा कि सर आपके हाथ में नोट्स हैं। तो क्या हो गया फिर, नोट्स हैं तो इसमें मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं। अगर मैं इसको बिना देखे पढ़ने की कोशिश करूंगा तो 5-6 बार तो मेरे को खुद को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मेरे को एक एक चीज़ याद होगी। फिर हो सकता है कोई सन गलत हो जाए या हो सकता है कोई मैं एक आंकड़ा भूल जाऊंगा, तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा ज़्यादातर। अब देखिए टीचर्स
सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ मैं कोई सामने एक स्क्रीन लगी होगी उसके ऊपर देख के पढ़ूंगा मैं, या मेरे सामने कुछ क्या है दूसरा बोर्ड लगा हुआ उस पर देख के पढ़ूंगा मैं। ऐसा करने की वजह हाथ में ही है ना मेरे, तो इसमें कोई ऐसा ओरा क्रिएट थोड़ी करना है मेरे को कि मेरे को तो मतलब माइंड में सब कुछ चीज़ याद है और मैं तो बिना देखे पढ़ा रहा हूँ। देखो बिना देखे मेरे से तो पार नहीं पड़ती, और समय चाहिए, फिर उसके लिए समय ये चाहिए कि भाई नोट्स 2-4 बार अच्छे ढंग से पढ़ने पड़ते हैं, फिर जाके वो याद होते हैं। फिर उसमें भी थोड़ी सी रिस्क रहती है कि भी कोई चीज़ है वो गलत टाइप ना हो जाए, तो उससे मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि जब तक मेरे को पूरा याद नहीं है मैं तो नोट्स हाथ में रखता हूँ या पास में रहता है, नज़र मार लेते हैं। तो ये आपके ऊपर है, यदि इस प्रकार का कंटेंट नहीं देखना चाहते हो तो आपको नहीं देखना चाहिए। तो ये मुझे लगा कि थोड़ा सा नोट्स के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता देनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन जो आए वो ज़्यादा चीज़ें आप नहीं भी पढ़ पाएँ। लेट तैयारी की है कई विद्यार्थियों ने शुरू की है तो वो ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ पाते, तो उनको एक थोड़ा सा इतना मैटर तो दे दिया जाए, थोड़ा सा उनको संतुष्टि हो जाए। क्योंकि हमने एनसीईआरटी और आरबीसी के जो नोट्स बनाए थे वो तो लगभग 25 पेज के नोट्स हैं जो एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। हिस्ट्री 360 आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी ज़्यादातर विद्यार्थी जो वीडियो हमारे देखते हैं उनको ऐप के बारे में पता भी है, टेस्ट वगैरह के बारे में पता है, लगभग उन्हें ज्वाइन कर ही रखा है। नहीं भी कर रखा है, देखिए किताबों से पढ़ रहे हैं तो भी उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप किताबें पढ़ते रहें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो वैसे पढ़ते रहा करें। और एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोहरान कीजिए। वीडियो ये लास्ट था और इसके बाद में अर्थशास्त्र का वीडियो नहीं आएगा। टेस्ट सीरीज से संबंधित उसका हल वगैरह करवाएंगे नहीं करवाएंगे, कोई ज़्यादा वैसे मेरी इच्छा है नहीं। और आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।